जय मानवता दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और हाजिर हूं आज एक नए एपिसोड के साथ। शम्स ताहिर खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका अंदाज़े बयां निराला है। शम्स क्राइम की साधारण सी कहानी को भी अपने बेहतरीन अंदाज़े बयां के साथ दिलचस्प बना देते हैं। यूट्यूब पर शम्स ताहिर खान के करोड़ों फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर शम्स नजर आते हैं। क्राइम तक चैनल पर उनके 1100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। उनके हर एपिसोड को लाखों लोग देखते हैं। मर्डर मिस्ट्री, किडनैपिंग या रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित उनकी कहानियां बहुत ही दिलचस्प होती हैं। बड़े इत्मीनान से वो अपनी कहानी सुनाते हैं और वे लोगों को अपने शब्दों के जादू में ऐसा बांधते हैं कि व्यूअर्स अंत तक सुने बिना उनके किसी वीडियो को स्किप तक नहीं करते। काफी संघर्षों के बाद ही शम्स को ये कामयाबी मिली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफलता के शिखर पर पहुंचे आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी कामयाबी जितनी बड़ी होती है, समाज के लिए आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। क्राइम स्टोरीज के अलावा शम्स की कई कहानियां भूत प्रेत, जादू टोना, भविष्यवाणी या तंत्र मंत्र पर आधारित होती हैं। कहानी में ये सब होना अलग बात है, लेकिन इन कहानियों को समाज तक पहुंचाने वाले का नजरिया क्या है, ये बात ज्यादा महत्व रखती है। शम्स जैसे कामयाब पत्रकार को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। लाखों के लिए वो आइडियल हैं और हजारों उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए सुपरस्टिशंस पर शम्स का दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। लेकिन अफसोस कि क्राइम की कुछ घटनाओं पर उनका नजरिया बिल्कुल सतही होता है। बिना ठोस सबूतों के शम्स खुद ही जजमेंट करते नजर आते हैं और बड़ी चतुराई से इन घटनाओं की गुमशुदा कड़ियों को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार शम्स ताहिर खान पाखंडों से भरी बातों को प्रमोट करते हुए भी नजर आते हैं। उनके चैनल पर आपको ऐसे सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जो अंधविश्वासों पर आधारित हैं और इन वीडियोस में शम्स खुद ही सुपरस्टिशंस को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इनके कुछ वीडियोस के टाइटल ही देख लीजिए, जिसे पढ़कर लगता है कि दुनिया की सभी रैशनल संस्थाओं को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए, जो एक सदी से भूत प्रेत या सुपरस्टिशंस की तलाश में लगी है। मैं यहाँ शम्स के एक वीडियो का जिक्र करूंगा जिससे मेरी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए सुनते हैं भूत की कहानी शम्स की जुबानी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐसी मौत की मिस्ट्री है जो पिछले 8 सालों से एक राज ही बना हुआ है। कहानी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें, और कोशिश ये करेंगे कि आज जब मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो इस कहानी के साथ साइड में एक वीडियो भी दिखाऊँ, क्योंकि ये वीडियो ही अपने आप में एक रहस्यमय वीडियो है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो उसकी जो हरकतें हैं वो सारी चीज़ें आप खुद से देखेंगे, लेकिन वीडियो आगे, पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। 21 साल की एक लड़की जिसका नाम एलिसा है, कनाडा की रहने वाली है। उसके माता पिता कैनेडियन और चाइनीज़ हैं और वो ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती है। और इसी दौरान वो अपने माँ बाप से कहती है कि वो लॉस एंजलिस जाएगी, लेकिन अकेले। माँ बाप उसको भेजने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसकी थोड़ी सी कुछ बीमारी भी थी, बाइपोलर की भी शिकार थी वो। यहाँ नोट कीजिए कि एलिसा पहले से ही बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार थी। तो माँ बाप को चिंता थी कि अकेली 21 साल की बच्ची और उसको लॉस एंजलिस भेजें, लेकिन उसकी जिद थी कि वो अकेले इस ट्रिप को करेगी और अकेले जाएगी और घूम कर लौट आएगी। वो जिद करती है, माँ बाप मानते नहीं, लेकिन फिर एक शर्त पर माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, और वो शर्त ये थी कि जब वो जाएगी, एक तो पहले से वो होटल बुक होगी ताकि माँ बाप को पता चले वो कहाँ किस होटल में है लॉस एंजलिस में। नंबर 2, वो डेली होटल पहुँचने के बाद कॉल करेगी और बताएगी कि अब वो होटल में है और सेफ है। इसके बाद 26 जनवरी 2013, 26 जनवरी 2013 को वो कनाडा से लॉस एंजलिस पहुँचती है। लॉस एंजलिस आने के बाद एक वहाँ का बहुत ही पुराना और बदनाम होटल, बल्कि कहें हम, सेसिल उसका नाम है, उस होटल में वो चेक इन करती है। शुरू में वो शेयरिंग रूम में रुकती है, वहाँ एक और लेडी थी, लेकिन चूँकि थोड़ी सी एलिसा की मानसिक हालत और कुछ ऐसी चीज़ें थी, कभी वो बड़बड़ाती, कभी बुदबुदाती, तो उसके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हुई
उन्होंने होटल वालों से कहा, तो फिर होटल वालों ने एलिसा को एक सिंगल रूम अलग से दे दिया। अब वो उसी रूम में रहने लगी। 26 जनवरी को पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर माँ बाप को फ़ोन करती है। 27 को वो लॉस एंजलिस घूमती है इधर उधर, फिर लौटती है, माँ बाप को फ़ोन करती है। 27, 28, 29, 30, 31, 31 जनवरी को चूँकि चेकआउट करना था, वो अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं करती। और ऐसा पहली बार हुआ कि वो 26 जनवरी को गई और 31 जनवरी को पहला ऐसा मौका था जब एलिसा ने अपने माँ बाप को घर पर फ़ोन नहीं किया। माँ बाप को चिंता हुई। जब काफ़ी देर के बाद भी उन्हें लगा कि बातचीत नहीं हो रही, फिर कॉल किया मोबाइल पे, मोबाइल बंद। चूँकि होटल की सारी जानकारी पेरेंट्स को थी, अब उन्होंने होटल के मैनेजर से बात की कि एलिसा का फ़ोन नहीं आया और उन्हें चिंता हो रही है। होटल वालों ने ढूंढना शुरू किया और उस तलाश में कहीं उन्होंने एलिसा नहीं मिली। लेकिन इसी खोजबीन के दौरान उन्हें कुछ और चीज़ें मिली। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, हर तरफ कहीं एलिसा, एक तस्वीर में एलिसा नज़र आती है। इसके बाद होटल के स्टाफ एलिसा के पेरेंट्स के कहने पर पुलिस में खबर देते हैं। लॉस एंजलिस पुलिस मामले को दर्ज करती है और एलिसा की तलाश शुरू करती है। तलाश के दौरान सबसे पहले वो सिसिल होटल पहुंचती है, वहाँ एलिसा के बारे में जानकारी हासिल करती है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। इसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दौरान एक फुटेज मिलता है, करीब 4 मिनट का वीडियो है उसमें, जिसमें एलिसा नज़र आती है एक लिफ्ट के अंदर। अब विंडो में मैं आप वीडियो भी देखते रहे, मैं कहानी सुनाना अभी आपको आगे जारी रखता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एलिसा है, 21 साल की लड़की, लिफ्ट के अंदर आती है। आमतौर पर बटन दबाने के बाद करीब 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो यहाँ पे कई बार आती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा जो है वो अंदर जब आती है तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है और लगातार खुला हुआ है। अब इस लिफ्ट के अंदर एलिसा की जो हरकतें हैं वो आप ध्यान से देखें। वो कई बार बार लिफ्ट के बाहर झांकती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का इंतज़ार कर रही है, बाहर कोई खड़ा हुआ है, उससे डरी हुई है। फिर लिफ्ट के कभी एक दूसरे कोने में जाके खड़ी हो जाती है, ऊपर कैमरे की तरफ भी देखती है, फिर बटन की तरफ एक बार जाकर और खड़ी हो जाती है। और ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा लिफ्ट का। जबकि इसके वीडियो के जो साइड में जहाँ पे वो दूसरी तरफ होती है, वहाँ पे कई बार वो लिफ्ट के सारे बटन को दबा रही है ताकि किसी भी फ्लोर तक लिफ्ट चला जाए। और ये 15 फ्लोर तक ये लिफ्ट जाती है। 15 मंजिला होटल है ये। एलिसा लगातार घबराई हुई है, बीच बीच में बाहर जा रही है, पता नहीं क्या खौफ है, क्या कुछ है, लेकिन कोई और शख्स नज़र नहीं आता। इसी दौरान एक बार कोने में खड़ी अचानक वो थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर ऐसा लगता है जैसे उसका कोई गला घोंट रहा है, और वो अपना दोनों हाथ अपने गले की तरफ ले जाती है, घबराई हुई है। उसके बाद वो फिर बाहर जाती है, फिर दाएं बाएं देखती है, लेकिन इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा और कोई शख्स दिखाई नहीं देता। और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। करीब 4 मिनट के बाद ये वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में हालांकि उसके जाते हुए नहीं है, लेकिन जो चूँकि ये एक ख़ास जो ड्यूरेशन की वीडियो थी, ये लॉस एंजलिस पुलिस ने जारी की थी, तो इसके बाद लेकिन एक वीडियो में ये है कि एलिसा इस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है, बाहर जाते हुए है। और इस लिफ्ट से जाने के बाद फिर एलिसा किसी को नज़र नहीं आई। तो ये आखिरी तस्वीर थी एलिसा की 31 जनवरी को उस लिफ्ट के अंदर। और ये तमाम अजीब हरकतें, ना लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होना, बीच में उसका घबराना, ऐसा लगा कि गला घोंटना, किसी का अंदर आना ऐसे उसे लग रहा है, वो बार बार उसका लिफ्ट के बाहर झांकना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 4 मिनट के बाद एलिसा इस लिफ्ट से बाहर चली जाती है और फिर एलिसा को किसी ने नहीं देखा। यानी ये जिंदा एलिसा की आखिरी तस्वीर है ये वीडियो। यहाँ तक कि कहानी में भूत का एंगल फिट करने की कोशिश की गई है, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की किसी से डरी हुई है। अब वो कौन है पता नहीं, लेकिन जो भी है वो भूत तो नहीं है। एलिसा पहले से ही मेंटल डिसऑर्डर का शिकार थी। ऐसे में ज्यादा डर की वजह से उसको दौरा पड़ना स्वाभाविक है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस वक्त ज्यादा डर की वजह से एलिसा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। एलिसा पर डर पूरी तरह हावी हो चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। भूत की कहानी को जबरदस्ती फिट करने के लिए शम्स होटल को हॉन्टेड घोषित करने का सबूत पेश करते हैं कि जिस होटल में एलिसा ठहरी थी, ये होटल अपने आप में बहुत ही बदनाम था। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, उसकी वजह ये थी कि इस होटल में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे। एक औरत ने होटल के छत से छलांग मार दी। जब उस छलांग मारी नीचे,
तो एक नीचे शख्स खड़ा हुआ था, उसके ऊपर गिरी, वो भी मर गया। एक दूसरी औरत का इसी होटल में पहले रेप हुआ और फिर मर्डर हो गया। कुल 16 अननेचुरल डेथ इस होटल के अंदर हुए पिछले करीब 70-80 सालों में। 80 सालों में 16 अननेचुरल डेथ होने से कोई होटल भूतों का अड्डा नहीं हो जाता। इतने लंबे अंतराल में 16 मौतें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुंबई टेरर अटैक के दौरान ताज होटल में 3 दिनों में 31 लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, ताज होटल की 80 साल की हिस्ट्री निकाल कर देखिए, इस दौरान यहाँ तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की अननेचुरल डेथ हुई है। क्या इससे ताज होटल भूतों का अड्डा हो गया? यहाँ तक की कहानी में भूत का कोई एंगल नहीं है। लेकिन अब आगे देखिए कि शम्स किस तरह से कुछ गायब कड़ियों को भूत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 17 फरवरी को होटल के स्टाफ छत पर पहुंचते हैं। पानी की टंकी काफ़ी ऊपर, उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है। पानी की टंकी का जो ढक्कन है वो काफ़ी भारी, फिर वो खोलते हैं। बट मेन टंकी का ढक्कन का जो एक तरह से लॉक था वो खुला हुआ था। तो मैकेनिक को थोड़ी हैरत भी होती है कि लॉक खुला हुआ क्यों, लेकिन उसके बावजूद उस ढक्कन को उठाने में काफ़ी ताकत की ज़रूरत लगती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा टंकी था और ढक्कन भी काफ़ी भारी। जब वो टंकी का ढक्कन हटाता है तो चौंक जाता है। टंकी के अंदर पानी पर एक लड़की की लाश तैर रही थी और उसके कपड़े भी तैर रहे थे। लाश फूली हुई थी। फ़ौरन ये खबर नीचे तक पहुंचती है, तमाम लोग आते हैं, फिर पुलिस आती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इसके बाद इस सीसीटीवी फुटेज को, जो लिफ्ट में आखिरी बार देखी गई थी, उन दोनों से जोड़ा गया। एलिसा डिप्रेशन का शिकार थी, बाइपोलर था उसको, और उसका मेडिसिन चल रहा था। तो वो अलग अलग तरह की दवाएं लेती थी। टेस्ट में ये दवाएं तो आईं कि हाँ वो ले रही थी, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी दवा नहीं थी जो प्रतिबंधित हो, जिस पे बैंड हो। ये उसका मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन था उसी हिसाब से ले रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसके आँत से ये सारी दवाएं निकली, पता चला कि जो दवाएं उसको जिस पाबंदी से लेनी चाहिए थी शायद वो ले नहीं रही थी। तब उसमें एक राय ये भी बनी कि शायद दवा नहीं ले रही थी, इसलिए उसके दिमाग पे कुछ असर हुआ और वो ठीक नहीं थी और इसलिए ऐसी अजीब हरकतें कर रही थी। बातें सारी होने लगी। लेकिन यहाँ पे सवाल अभी कई कायम थे। पहला कि लिफ्ट से उसे किस फ्लोर पर जाना था, क्योंकि उसने सारे बटन दबा रखे थे बार बार। लिफ्ट बार बार बटन दबाने के बाद क्यों नहीं चल रही थी? तीसरा, लिफ्ट का दरवाज़ा बटन दबाने के बावजूद बंद क्यों नहीं हो रहा था? इसका जवाब ये है कि एलिसा बदहवासी में बटन दबा रही थी। पुरानी लिफ्ट थी। एलिसा के इतने फास्ट इंस्ट्रक्शन को लिफ्ट का मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लिफ्ट के अंदर वो किससे बातें कर रही थी, क्योंकि तस्वीर में कोई और शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में शम्स ने कई बार बताया कि वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार थी। फिर ये क्यों नहीं बता रहे कि ऐसी मेंटल कंडीशन में लोग अकेले में बातें करते हैं? इसे भूत साबित करना शम्स की चालाकी के सिवा और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि एलिसा पानी की टंकी के अंदर कैसे पहुंची? वो टंकी के ऊपर अकेले बिना किसी मदद के कैसे चढ़ी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। चलिए चढ़ भी गई तो तीसरा, उस ढक्कन को एलिसा जैसी कद-काठी और वजन की लड़की के लिए खोलना लगभग मुमकिन नहीं था। तो उस ढक्कन को उसने कैसे खोला और फिर उसके अंदर कैसे गई? अगर एलिसा की लाश पानी की टंकी के अंदर मिली है तो जरूर उसकी हत्या के बाद हत्यारे ने उसे टंकी में डाला है। इतनी सीधी सी बात शम्स क्यों नहीं समझ पाए कि उस छत पे जाने के लिए जो भी जाएगा होटल के स्टाफ के अलावा पहले वो अलार्म बंद करेगा और तब जाएगा। अलार्म बंद करने वाली जो जानकारी है वो होटल के स्टाफ के अलावा और किसी को नहीं है। तो अगर एलिसा अकेले गई तो अलार्म क्यों नहीं बजा? शातिर लोग तो बड़े बड़े जेल को ब्रेक कर देते हैं, बड़े बड़े बैंक की सिक्योरिटी को भेद कर चोरियां हो जाती हैं। फिर किसी शातिर अपराधी के लिए मामूली अलार्म को कंट्रोल कर लेने में कौन सी बड़ी बात है? मामले को बारीकी से समझने पर मालूम होता है कि कोई शातिर अपराधी था जो एलिसा के साथ बुरा करना चाहता था। एलिसा उसी के डर से बदहवास भाग रही थी। बचने के लिए शायद वो सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच गई, जहां से हत्यारे ने उसे ढूंढ लिया और दबोचकर होटल की छत पर ले गया और पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। इस घटना में भूत की अफवाह का खामियाजा एलिसा के घर वालों को भुगतना पड़ रहा है। वे अब तक न्याय से वंचित हैं। लेकिन अभी भी ये मामला एक पहेली है और इस होटल के इस पुराने इतिहास को देखते हुए कि 16 नेचुरल डेथ हो चुकी है और यहाँ की कहानियाँ ऐसी हैं, तो लॉस एंजलिस और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये मानते हैं
कि एलिसा की मौत मर्डर या फिर इंसानों की तरफ से की गई कोई हरकत नहीं है, बल्कि ये भूत प्रेत या आत्मा आप जो कह लीजिए उसका मामला है। क्योंकि लिफ्ट में उनका तर्क ये है कि जिस तरीके से एलिसा बिहेव कर रही है, बात कर रही है, लेकिन तस्वीर में कोई दूसरा शख्स दिखाई नहीं दे रहा है और वो फिर कोई ऐसा लग रहा है उसका गला घोंट रहा है, ये सारी चीज़ें यही इशारा करती हैं कि ये होटल इसमें आत्माओं का बसेरा है और पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं। तो एलिसा की मौत भी कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये वीडियो जो आखिरी 4 मिनट का एलिसा का है, इसको सामने रखकर वो लोग यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस मौत के पीछे अदृश्य आत्मा का ही हाथ है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि एलिसा का मर्डर किसी भूत ने किया। अगर ये सुपरस्टिशन नहीं होता तो पुलिस अब तक अज्ञात खूनी को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी होती। मुझे तो ये लगता है कि अपनी नाकामी को छुपाने की खातिर पुलिस ने ही भूत वाली अफवाहों को हवा दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूत को किसका डर था जो उसने होटल की छत पर पानी की टंकी में एलिसा की लाश को छुपा दिया। लड़की की हत्या ही करनी थी तो भूत को इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत क्या थी? वो लड़की को उसके कमरे में ही मार सकता था जहां वो 5 दिनों से अकेली थी। शम्स ने कहा कि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। क्या इस आधार पर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? आज भी ज्यादातर लोग धरती को चपटी मानते हैं। तो क्या इस आधार पर हमें सिलेबस चेंज कर देना चाहिए? सच का ये आधार नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। भीड़ लकीर की फकीर होती है। सच्चाई कभी भी भीड़ की मोहताज नहीं होती। जो लोग भेड़ों की भीड़ को सच का सबूत समझते हैं वो खुद इसी भीड़ का हिस्सा होते हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी समझना हमारी भूल होती है। जिस समाज में अंधविश्वास की बीमारी इस कदर हावी हो कि भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में प्रतिदिन न जाने कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे समाज को पाखंडवाद से निकालने की जिम्मेदारी सभी बुद्धिजीवियों को उठानी चाहिए। लेकिन ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि यहाँ बुद्धिजीवी खुद ही पाखंडवाद के दलदल में धंसे हुए नजर आते हैं। शम्स ताहिर खान के काम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि शम्स भी इसी कैटेगरी के बुद्धिजीवी हैं जो समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बजाय वैज्ञानिक सोच की लगातार हत्या करते हुए नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।